नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 की चैप्टर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल चैप्टर का नाम है और ये है शुरुआत इस चैप्टर की पार्ट 1। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर 10 है ये किस बारे में है? यूरोपियन सेटलर्स के बारे में जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आके बस गए थे और वहाँ की जो नेटिव पीपल्स हैं, यानी कि जो ओरिजिनल पीपल है वहाँ के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को, उनको वहाँ से डिस्प्ले कर दिया था, हटा दिया था। द नेटिव्स एंड यूरोपियंस रिप्रेजेंटेड competing notions of civilization। अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी का, मैंने एज इट इज लिया है। डिस्क्राइब जो पहले वाले चैप्टर्स थे उन्होंने स्पेनिश और पोर्टुगीज सेटलमेंट को डिस्क्राइब किया था साउथ अमेरिका में। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है उसको पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी से, फ्रॉम द 18th century, more areas of South America, Central America, North America, South Africa, Australia and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe। अब ये जो यूरोप वासी थे इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी, जैसे कि इंडिया आपको आपके पास एग्जाम्पल है। और कहीं पर आकर इन्होंने कॉलोनीज बनाने के साथ साथ वहाँ पर सेटल हो गए और बाद में वहाँ की इंडिपेंडेंट कंट्री बना ली। आज वहाँ पर ज़्यादातर यूरोपियंस हैं, वहाँ की जो नेटिव पीपल्स हैं वो कुछ पॉइंट में परसेंट में रह गए, मतलब बिल्कुल 1% या 0.% कुछ बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं। This led to many of the native peoples being pushed out into other areas। बिल्कुल किनारे पे कुछ लोग जो नेटिव पीपल थे वो खिसक गए या फिर काफी बड़ी आबादी में वो लोग मर भी गए। यूरोपियन जो सेटलमेंट्स है इन्हें कॉलोनीज कहा जाता है। जितने भी यूरोपियंस दूसरी जगह जाकर सेटल हुए, अब सेटलमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं। इंडिया में वो सेटल हुए वो अलग टाइप का है। अमेरिका में सेटल हुए वहाँ की सेटलमेंट्स अलग तरीके की थी। ऑस्ट्रेलिया की अलग थी, अफ्रीका की अलग थी। When the European inhabitants of the colonies became independent of the European mother country, these colonies became states or countries। और फिर ये जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर ये यूरोपियन इनहेबिटेंट्स वहां पर जाकर बसने के बाद वो कॉलोनी को, जैसे ब्रिटेन से थे ज़्यादातर, फ्रांस से थे या फिर बाकी यूरोप के भी थे, लेकिन मोस्टली अगर अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ ब्रिटिश ब्रिटिश और फ्रेंच लोग सबसे ज़्यादा थे। तो वहाँ पर बसने के बाद उन्होंने फ्रेंच और जो ब्रिटिश की सत्ता थी उससे अलग हो गए और उसके बाद अपनी अलग स्टेट्स या कंट्री बना ली, जैसे कनाडा और अमेरिकन स्टेट्स, यूएसए। ये सोर्सेस इसके कहाँ से मिलते हैं? ये जो नेटिव्स जो वहाँ पर पहले से रहते थे, डिस्प्लेस हो गए थे, उनके सोर्सेस ओरल हिस्ट्री ऑफ नेटिव्स, जो नेटिव्स वहाँ पर है जो ओरली डिस्क्राइब करते हैं अपनी हिस्ट्री को कि हमारे पास साथ ऐसा ऐसा हुआ था। क्योंकि बहुत लंबी टाइम तो है नहीं, ये 18वीं और 19वीं सदी से ही शुरुआत हुई थी, तो उनके पास अपनी ओरल हिस्ट्री है। हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल वर्क्स रिटन बाय नेटिव्स, जो नेटिव्स ने खुद अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे या फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन्स ने लिखे थे। उनकी प्रीवियस जनरेशन ने उनको बताया था, दादा परदादा ने, कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ और उन्होंने लिखा। तो ओरल और रिटन दोनों हिस्ट्री और गैलरीज एंड म्यूजियम्स ऑफ नेटिव आर्ट। बाद में इनकी नेटिव आर्ट की अलग से गैलरीज और म्यूजियम्स बनाए गए, ये कंट्री स्टैब्लिश होने के बाद में उनकी नेटिव के कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट आप देखिए, अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल है जहाँ पर मेक्सिको आता है। फिर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और अलास्का, ये यूएसए का पार्ट है, और ये कनाडा और इधर ग्रीनलैंड। ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करें इस पार्ट की, यूएसए की, तो यहाँ पर ज़्यादातर किसने कब्जा किया था? ब्रिटेन ने। मतलब फ्रेंच थे, उसके बाद फ्रेंच और ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी आपस में, और उसके बाद फ्रेंच का जो एरिया था वो ब्रिटेन के पास आ गया था, और धीरे धीरे ये इधर की सिर्फ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज पे इनकी कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज, और धीरे धीरे
ये कंप्लीट होते 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 यहाँ तक आ गया। और उसके बाद ये जो एरिया है इससे इधर का आता है, इससे इधर एशिया आ जाता है, और एशिया भी यहाँ पर रशियन कंट्री का पार्ट लगता है ये वाला। ठीक है, तो एशिया से यहाँ पर इस स्ट्रेन से अलग हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट था वो रशिया से ब्रिटेन ने खरीद लिया था या जीत लिया था। तो ये अलास्का और ये वाला पार्ट यूएस से आता है। ये है कनाडा, जहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश सबसे ज्यादा थे। इन लोगों की यहाँ पर कॉलोनी सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर साउथ अमेरिका में और मैक्सिको में हमने देखा था स्पेन सबसे पहले आए थे, पोर्टुगल, और उसके बाद बाकी यूरोपियन लोग आए थे। तो मैक्सिको और साउथ अमेरिका, इस वाले पार्ट को क्या लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपने इसको कॉन्टिनेंट को समझा। यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। अब इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं, जो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म कैसे, यानी कि वहाँ के जो कोई पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो दूसरी जगह पर जाकर अपना पॉलिटिकल स्टेटस स्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं, अपना कंट्रोल लेते हैं, तो उसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं पॉलिटिकली, वहाँ पर स्टेबल होने के साथ साथ। तो स्पेन एंड पोर्टुगल डिड नॉट एक्सपेंड देयर एम्पायर आफ्टर 17th सेंचुरी। ये जो ग्रीन एरिया है, ये कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, इस पूरे कॉन्टिनेंट को देखिए, ग्रीन जो है स्पेनिश टेरिटरी, ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। यहाँ पर मैक्सिको और साउथ अमेरिका में, इधर यहाँ पर पेरू आता है। ठीक है, ये स्पेनिश कंट्री है। पोर्टुगीज टेरिटरीज यहाँ पर, इधर जो ये ब्राजील आता है ना, इधर यहाँ पर पोर्टुगीज टेरिटरी थी। देखो इनके साथ और भी थी, पर ये मैक्सिमम सिर्फ मोटा मोटा बताया, जो ज्यादा एरिया जिनके पास था। ठीक है, फिर है फ्रेंच, ये ब्लू कलर है फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ पर है? ये मैक्सिको, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, यहाँ पर आता है इन दोनों में। ब्रिटिश टेरिटरी कहाँ पर है? ये इधर का, देखो यहाँ पर आए थे ना पहले, सबसे पहले, और कनाडा के ऊपर पार्ट में बिल्कुल यहाँ पर थे। और ये फ्रेंच टेरिटरी भी बाद में यूएसए में, ये वाली किसने ले ली थी? ब्रिटेन ने। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 कॉलोनीज ब्रिटेन ने बसाई थी इस कॉर्नर पे। रशियन टेरिटरी कहाँ है? ये अलास्का। ये भी यहाँ पर, इससे इधर क्या पड़ता है? मैंने बताया था एशिया, रशिया आता है, एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये वाला पार्ट भी यूएसए ने रशिया से ले लिया था बाद में। और डच टेरिटरी कहाँ पर है? ये इधर जो आइलैंड्स है, यहाँ पर बहुत सारी, फिर बाद में साउथ में भी और इधर भी, इन पर तो बाकी भी आ गए थे यूरोप की कंट्रीज। तो फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड। स्पेन और पोर्टुगल ने 17 के बाद अपना एक्सपांड कम कर दिया था। बाद में कौन आए थे? फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड। फिर बाद में मैप में आता है फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, ये अपना प्रभुत्व जमाना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन लोगों ने शुरू की। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ज्यादा एक्सपांड कर रहा था। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था ब्रिटेन कैसे स्ट्रांग होता जा रहा था। और अमेरिकन, अफ्रीकन और एशिया, ये तीनों जगह पे ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी। ब्रिटेन के राज में कहा जाता है ना कि सूर्य अस्त नहीं होता या उदय नहीं होता, मतलब अस्त नहीं होता है, वहां पर हमेशा उदय ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक कॉलोनी में वहां पर रात हो गई तो दूसरी किसी कॉलोनी में अभी भी दिन है। तो ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसा उस टाइम पे कहा जाता था। क्योंकि इसने अमेरिका में भी है, फिर एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, सब जगह इसने अपनी कॉलोनीज हाथ पैर कहीं ना कहीं फैला के रखे हुए थे। इवन आयरलैंड जो यूके के पास में है, वो भी इंग्लैंड के लोग वहां पर आकर बस गए थे, और उसको भी बोला कि ये भी हमारी कॉलोनी है। यहाँ पर भी ज्यादातर इंग्लिश लोग रहते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ड्रॉ पीपल टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज। अब ये बाहर सब जगह जा जाकर क्यों बस रहे हैं? अपनी लैंड इनके पास है नहीं क्या? यूरोपियन ही सब जगह जाकर क्यों बस रहे हैं? तो वो भी एक अलग मैटर है, लेकिन मेजर पार्ट उसका क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि वहां पर तो ठंड ज्यादा रहती है, उनको ना ज्यादा चीजें मिल नहीं पाती है, छोटी सी लैंड है, और एक्सपांशन वो लोग करते जा रहे हैं, तो दूसरी दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं ये भी हम पढ़ेंगे, कि बाहर बाहर जाकर कौन लोग कैसे रह रहे हैं, कहाँ जाकर बस रहे हैं, क्यों बस रहे हैं, क्या रीजन है उनका। अब ये जो अफ्रीका में है, अमेरिका में है और एशिया में है, तीनों जगह इनकी जो कॉलोनीज बनी है यूरोपियन लोगों की, इनके नेचर अलग अलग है। जैसे इंडिया में क्या था, थोड़े से थे ना
यहाँ पर आकर बसे और अलग से अपनी इंग्लिश कंट्री नहीं बसाई उन्होंने। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, पॉलिटिकली स्टेब्लिश अपने आप को किया था। फिर अफ्रीका में क्या यूज कर रहे थे, कुछ कोस्टल एरियाज में वहां पे रह भी रहे थे और ज्यादातर वहां का यूज करके रिसोर्सेज यूज करना और वहां से स्लेव्स लेकर जाना। पूरी तरीके से अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया, ये दो कॉन्टिनेंट है, ये कब लाइक लगभग 19वीं सदी के बाद से ही अलग इनके नाम पड़े। उससे पहले क्या थे, कुछ और ही थे, यहाँ पर आदिवासी रह रहे थे। तो इन दोनों की बिल्कुल ही अलग कहानी है, इंडिया अफ्रीका की अलग कहानी है और इन दोनों की अलग कहानी है। ये दो नए देश बने बाद में, या फिर नए कॉन्टिनेंट भी बने। इनकी बहुत ही लंबी, और लंबी नहीं है खैर, छोटी सी स्टोरी है। वैसे मतलब छोटी सी, मेरे कहने का मतलब है कि बस अब 20वीं सदी में आकर ही तो ये नए देश बने हैं, बहुत थोड़े से टाइम पहले की बात है। अगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की बात करें, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नए देश है। इनकी अपनी हिस्ट्री के नाम पे नेटिव हिस्ट्री अगर एक्सप्लेन की जाए तो बात अलग है, कि वहाँ पे नेटिव्स जो रहते थे पहले, उनका क्या कल्चर था, वो क्या कैसे रहते थे, है ना। तो नेचर ऑफ कंट्रोल ऑन कॉलोनीज वेरिड, ट्रेडिंग कंपनीज बिकेम पॉलिटिकल पावर इन साउथ एशिया। अब एशियन में क्या था, इंडिया जैसे कि साउथ एशिया में आता है, तो ट्रेडिंग जो कंपनीज थी, जैसे यहाँ पर इंडिया में कौन सी कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वहां पर पॉलिटिकली स्टेबल हो गई थी, पावर अपने हाथ में ले लिया था। एक के बाद एक राजा जीतते चले गए थे, उनसे अपना हाथ में कंट्रोल लेते गए। तो वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, देखा होगा, 12th में आएगा वो। तो वो यहाँ पर आकर बसे, ऐसा नहीं किया कि हम अलग से देश बना रहे हैं, इंडिया को हमारा देश और यहाँ के लोगों को खदेड़ रहे हैं। यहीं के लोगों को यूज किया, यहीं के राजाओं को यूज किया, यहीं की जो पॉलिटिकल जैसा भी स्टेटस था या फिर जो भी चल रहा था, उसी को अपने हाथ में ले लिया, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ की पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लिया। दे डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड रिटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज लाकर वही रखा, और उसको सिर्फ अपने यूज फायदे के लिए यूज करने लग गए। कलेक्ट टैक्सेस, यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे और ब्रिटेन लेकर जा रहे थे, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ से सब कुछ लेकर जा रहे हैं और वहाँ ब्रिटेन में अपना यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजें। और यहाँ पर उन्होंने अगर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया है, तो वो किस लिए किया है, वो भी खुद के लिए, कि उनको ट्रेड करना इजी हो जाए, यहाँ सामान ले जाना इजी हो जाए, इसलिए रेलवेज बिल्ड की। और नाम बाद में क्या दे दिया, हमने इंडियंस के लिए किया है ये सब। दे एक्सकेवेटेड माइंस एंड स्टेब्लिश बिग प्लांटेशंस। अब वही जैसे ब्रिटेन में था, रिसोर्सेस काफी सारे थे, लेकिन फिर भी थे तो ब्रिटेन कितना सा है और इंडिया कितना बड़ा, उनके लिए बहुत ही सबसे अच्छी कॉलोनी ब्रिटिश लोगों के लिए इंडिया थी। तो वहाँ पे माइंस बड़ी बड़ी बनाई और बड़े बड़े प्लांटेशंस बनाई, यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाते थे। अफ्रीका वॉज डिवाइडेड एज कॉलोनीज अमंग यूरोपियंस। अब फिर अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका को पहले तो कोस्टल एरिया पे आके ये यूरोपियंस रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे उनको पता चला कि यहाँ के लोगों को समझना, हर जगह के लोगों को समझते थे कि कहाँ पर हमको कैसे रहना है, कैसा पावर अपना बढ़ाना है। तो अफ्रीका में भी बहुत सारी, अब कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वहां पर सारे के सारे यूरोपियंस बहुत सारे आ गए थे। उनमें आपस में खींचातानी होने लगी, तो उन्होंने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया कि भाई ये फ्रांस का है, ये ब्रिटेन का है, ये स्पेन का है, ये पोर्टुगल का है, और फलाना ढिमका, ऐसे ऐसे करके उन्होंने आधा आधा काट लिया कि भाई इतना बड़ा केक है, ये लो कट 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 कट। इसलिए आप अफ्रीका में देखेंगे सीधी सीधी रेखाएं हैं जो कंट्रीज है, ऐसी बिना मतलब कि बस ऐसे सीधी रेखा खींच दी, और यहाँ से इधर तुम ले लो, यहाँ से उधर हम लेंगे, ऐसे कर करके छोटी छोटी वो डिवाइड कर दिया अफ्रीका को। मतलब चलो भाई ये तुम्हारा केक, ये मेरा केक, थोड़ा थोड़ा सब खा लो। ऑफिशियल लैंग्वेज इन दीज कॉलोनीज वाज इंग्लिश एक्सेप्ट इन कनाडा। अब ये बात हो रही है, थोड़ा नोट्स उल्टे सीधे ना हो जाए, तो ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। नॉर्थ अमेरिका में ऑफिशियल, वैसे बाकी सब जगह भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, अफ्रीका में और एशिया वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन थे, ब्रिटेन थे। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन दीज कॉलोनीज वाज इंग्लिश एक्सेप्ट इन कनाडा वेयर फ्रेंच इज आल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि कनाडा में फ्रेंच भी बराबर मात्रा में थे वहां पर लोग। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये थोड़ा सा इंट्रो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है समझने के लिए। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है,
यहाँ पर आता है ये मैक्सिको और फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है। तो हम इस पार्ट में नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्टिनेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है? सबसे ऊपर है। एक मिनट। यहाँ पे ऊपर आर्कटिक सर्कल आ जाता है और यहाँ पे बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से बीच में से गुजरती है। ठीक है। पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन। अब इसके इस साइड पे पैसिफिक आ जाता है और इस साइड पे अटलांटिक ओशन आ जाता है। मतलब जिस तरफ एशिया पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ये एशिया आता है, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरेबियन सी है, ये बेरिंग सी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेरिंग स्ट्रेट जो एशिया से इसको जोड़ता है, ये वाला। ठीक है। और ये लेब्राडोर सी, बेफिन बे, हडसन बे, ये छोटे छोटे बाकी चीजें हैं। वेस्ट इज डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवाडा, सेरा नेवाडा माउंटेन्स। अब वेस्ट में क्या है? ये सेरा नेवाडा, ये वाला जो थोड़ा ये पार्ट दिख रहा है ना, माउंटेन एरिया है ये सेरा नेवाडा, इधर वाला ये पूरा। और यहाँ पर बीच में जो ग्रीन है ये वाला क्या है? ये लैंडस्केप्स है, मतलब ग्रेट प्लेन्स है, बहुत प्लेन बिल्कुल है, यहाँ पर खेती वगैरह ज्यादा आसानी से हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर आराम से खेती कर सकते हैं। इसलिए यूरोपियंस ने इस पार्ट को कब्जे में लेकर जो नेटिव्स थे ना उनको यहाँ वेस्टर्न की तरफ खदेड़ते चले गए कि भाई तुम जाकर पहाड़ों में रहो, वहां पे हम खेती तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो भी कि यहाँ से उनको हटा हटा के भाई वेस्ट में घुसते चले जाओ। और ये सारा एक वेस्टर्न फ्रंटियर, मतलब शुरुआत में ये वेस्टर्न फ्रंटियर बनता चला गया कि यहाँ पे नेटिव्स को खदेड़ दो, हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पे ये बीच में है ग्रेट लेक्स है, ये एपलेशियन माउंटेन है, एपलेशियन माउंटेन से इधर ही फिर बहुत बड़ी नदी इसकी बहती है, मिसिसिपी जिसका नाम है। ठीक है। तो ईस्ट हमने देखा ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट लेक्स है, वैली ऑफ मिसिसिपी है, व्यू है, एपलेशियन माउंटेन्स है, एंड टू द साउथ इज मैक्सिको, नीचे फिर मैक्सिको। कनाडा की बात करें तो 40% जो कनाडा है वो फॉरेस्ट से कवर है, और काफी सारे ऊपर और देखो तो आइस ही आइस है, ठंडा ही ठंडा है। ऑयल गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज है, लेकिन यहाँ पर ऑयल गैस और मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ये सभी चीजें तो इनको खींच कर लाई थी। टुडे व्हीट, कॉर्न एंड फ्रूट्स आर ग्रोन एक्सटेंसिवली। फिशिंग जो है मेजर इंडस्ट्री है कनाडा की। ठीक है। नेम्स गिवन बाय यूरोपियंस टू कंट्रीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अब ये जो नए इन्होंने बनाई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इनको ये नए देश बने हैं और इनके नए नाम भी बने थे। क्या थे? उससे पहले इनको क्या नाम से जाना जाता था? अमेरिका फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ अमेरिको वेस्पुकी। अब अमेरिको ने ही ये बताया था कि जो ये जो नया कॉन्टिनेंट है ना, ये इंडिया नहीं है, ये कुछ और ही है। तो उसके नाम से बाद में अमेरिका कॉन्टिनेंट का नाम पड़ा। फिर आता है कनाडा जो ऊपर है, फ्रॉम कैनात। कैनात का मतलब विलेज इन द लैंग्वेज ऑफ हरॉन इरोक्विस एज हियर्ड बाय एक्सप्लोरर जैक्विस कार्टियर 1535। कनाडा में जैक्विस कार्टियर सबसे पहले गए थे, उन्होंने ये कनात शब्द सुना था और उसी से कनाडा इस कंट्री का नाम पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया का नाम क्या है? 16th सेंचुरी में, ये बाद में पहले अमेरिका थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए हैं 16th सेंचुरी, नेम फॉर लैंड इन ग्रेट सदर्न ओशन। बिल्कुल, ऑस्ट्रेल का मतलब लैटिन में होता है साउथ। जो सारी की सारी यूरोपियन जो लैंग्वेजेस है ना, वो लैटिन लैंग्वेज का ही पार्ट है, लैटिन फैमिली ही है। तो लैटिन में ऑस्ट्रल को क्या बोलते हैं? साउथ। तो साउथ सदर्न सी में, ओशन में जो एक लैंड है, तो उसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। न्यूजीलैंड, नेम गिवन बाय तस्मान ऑफ हॉलैंड हु वाज फर्स्ट टू साइट दिस आइलैंड इन 1682। जी इज डच फॉर सी। अब ये डच था, तो जी सी को, समुद्र को डच लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जी। तो इसने बोला कि है ना, समुद्र में कोई नई ही लैंड है सी के बीच में, तो न्यूजीलैंड मतलब नई लैंड। तो न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा नीचे है, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तब बताती हूँ आपको मैं। The geographical dictionary lists over 100 place names in the America and Australia which begin with new। अब इनको है ना, geographical dictionary की अगर बात करें तो ऐसी hundreds of places हैं अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के आसपास में
कि जिनका नाम न्यू से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ नया ही दिख रहा था कि उससे पहले ये पता ही नहीं था कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जिनका हम नाम रखने वाले हैं ऐसे कोई कॉन्टिनेंट है भी क्या। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का इंट्रो हम यहीं पर खत्म करते हैं। उससे या फिर नेक्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे कि बाद में ये लोग वहां पर गए और उसके बाद से नेटिव्स को कैसे हटाया और नई कंट्रीज कैसे बनी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो में अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।